हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम करेंगे बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित पाठ विदाई संभाषण के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित पाठ विदाई संभाषण पढ़ लिया होगा और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो आज हम इसके जो जीवनी है बाल मुकुंद गुप्त की वो पढ़ेंगे। इनका जन्म 1865 गांव गुडियाना, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। इन्होंने कहाँ का संपादन किया? अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदू, बंगवासी, भारत मित्र आदि। और इनकी रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। और इनकी मृत्यु हुई सन 1907 में। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा किसमें? उर्दू में हुई थी। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। इनकी विधिवत शिक्षा मिडिल क्लास तक ही इन्होंने प्राप्त की थी, अर्थात ये 8वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। लेकिन उन्होंने फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अपने आप अध्ययन करके, अपने आप पढ़ पढ़ के इन्होंने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था। और ये खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से भी एक रहे हैं। इन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी को रूप को देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नव जागरण के सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सर्जन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार बनी। यही कारण है कि उन्होंने लेखन में निर्भीकतापूर्ण का मतलब क्या है? बिना किसी डर से अपनी जो भी बात रखी वो बड़े ही व्यंग के साथ और बेखौफ होकर रखी। ठीक है, तो ये सब हमारे पहले इसमें से प्रश्न छाट लेंगे। इनकी भाषा और ये सारी बातें, ऑप्शन वाले प्रश्न उत्तर इस रचना में से जो इनकी जीवनी है इसमें से देखेंगे। अब तुमने ये विदाई संभाषण पाठ सब बच्चों ने पढ़ ही लिया है। अब हम आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं, फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो वो बाद में करेंगे। केसर, देखो ये पाठ के अंत में दे रखा, केसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से जो शब्द बना, जो तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग किया होता था। जार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है। नादिर शाह ईरान के शाह रहे हैं। इन्होंने तानाशाही रूप के कारण नेपोलियन ऑफ पेर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। ठीक है, अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। यहाँ से शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जिन बच्चों ने पाठ अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ को पढ़े बगैर कभी भी बच्चों तुम्हें प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आएंगे। तो जिस किसी बच्चे ने अगर पाठ को नहीं पढ़ा है तो एक बार पाठ को जरूर पढ़ लेंगे। मैंने पीडीएफ बना के तुम्हारे पास भेज रखा है और आज भी ये पाठ प्रश्न उत्तर के साथ तुम्हारे पास जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है? पहला प्रश्न, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो हम बताएंगे कि शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है लॉर्ड कर्जन को कि हमारा देश तो वो देश है जहां पर पशु भी एक दूसरे से बिछुड़ते हैं तो दुख व्यक्त करते हैं, चारा नहीं खाते हैं, आंसू गिराने लग जाते हैं। फिर लोगों की जुदाई का तो बात ही क्या है। ठीक है, तो किस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देकर शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से बताया है कि शिव शंभू की दो गायें थी जो एक ही साथ, एक ही मालिक के साथ रहती थी। जो एक ज्यादा शरारती थी और एक शरीफ थी। जो शरारती गाय थी वो उस गाय को चारा नहीं खाने देती थी, सींग से परेशान करती रहती थी। लेकिन जब जो शरारती गाय थी उसे बेच दिया गया तो वो जाने लगी, तो वो शरीफ गाय उसकी जाने की खुशी न मनाने की बजाय बल्कि उदास हो गई और खाना पीना भी छोड़ दिया। तो ये उदाहरण देकर ये बताना चाहते हैं लेखक कि हमारा देश तो वो देश है जहाँ पर जानवर, पशु पक्षी भी एक दूसरे के बिछुड़ने का दुख मनाते हैं। दो गायों के माध्यम से वो यही बताना चाहते हैं कि पशु पक्षी भी आपस में एक दूसरे के जाने पर दुख मनाते हैं, फिर भी तुम तो इंसान हो, लेकिन देखो तुम्हारे जाने पर हम दुख नहीं मना रहे हैं बल्कि खुश हो रहे हैं, क्योंकि तुमने ऐसा कोई भी हमारे देश के लिए ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम खुश हों। प्रश्न नंबर 2 है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान
नहीं दिया, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? तो हम बताएंगे कि 8 करोड़ जनता जो भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन शुरू हो रहे थे, उसमें जब अंग्रेजों ने देखा, लॉर्ड कर्जन ने ये देखा कि सारे भारतवासी मिलकर हमारे खिलाफ आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि बंगाल को अलग देश बना दिया जाए, ताकि इनकी जो शक्ति है, ताकत है, वो बट जाए और हमारे खिलाफ एकजुट होकर न खड़े हो सके। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये सब करने से मना किया भारतवासियों ने, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने एक भी नहीं मानी और उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया। तो उस समय कहा गया है कि आप 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाने पर भी आपने उनके ऊपर तरस नहीं खाया और भारत देश और बांग्लादेश को अलग करके रख दिया। कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो हम बताएंगे कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि एक तो उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया था, भारत के लोगों के मन में उनके प्रति नफरत हो चुकी थी, और उसका तो इस पे इतना ज़्यादा असर नहीं भी हुआ, बल्कि उन्होंने खुद वो एक फौज में अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति को भर्ती कराना चाहते थे, लेकिन उन्हीं के अफसर ने क्या किया कि उसे भर्ती करने से मना कर दिया। तब लॉर्ड कर्जन ने धमकी दी कि अगर आप इस व्यक्ति को नहीं रखोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था, इसलिए उसे मजबूर होकर इस्तीफा देकर भारत से लौट जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, विचारिए तो क्या शान आपके इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए? आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात लॉर्ड कर्जन जब हमारे देश भारत में राज करने के लिए आए थे, तो वो उनका जो शासन था, जो शासन करने का तरीका था, वो किस प्रकार से था, कैसे भगवान के बाद उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का स्थान था। एक इशारे पर सारे बड़े-बड़े राजा भी गिड़गिड़ा कर उनके सामने खड़े हो जाते थे। कितने बड़े-बड़े राजाओं को उन्होंने धूल में मिला दिया था, और कितने जो बिना नाम के व्यक्ति थे उनको कितनी ऊंची पदवी दे दी थी। उनका इतना ज़्यादा शान और शौकत, इतनी ऊंची पदवी थी उनकी, और उनकी पत्नी की सोने की कुर्सी पर बैठते थे और उनके सामने राजा लोग क्या है, हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। यानी भगवान के बाद आपका दर्जा था, और अब आप जो इस्तीफा देकर जा रहे हैं, तो अब आपका क्या स्थान रह गया? यानी कुछ भी नहीं रहा है। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, कितने ऊपर से आप कितने नीचे गिर गए हैं, इस बात के माध्यम से वो यही बात कहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति भी है? यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? लेखक ने यहाँ पर हम बताएंगे तीसरी शक्ति परमात्मा को कहा गया है। यानी आप कितने ही बड़े क्यों न बन ले, कितने ही अपनी ताकत क्यों न दिखा ले, लेकिन एक हमारे और आपके बीच में एक तीसरी ताकत और भी है, और वो तीसरी ताकत क्या है? परमात्मा, जो हम सबको कठपुतली की तरह नचा सकता है, एक पल में कुछ भी बदल सकता है। अपने आप को तुमने इतना ताकतवर, भगवान से भी अपने आप को ऊपर समझा था, लेकिन आज तुम्हें समझ में आया होगा कि इन हम दोनों के बीच में कोई और तीसरी ताकत भी है, और वो तीसरी ताकत भगवान है, जो एक पल में हमें कठपुतली की तरह इधर उधर नचा सकती है, हमारा कुछ भी बदलाव परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब है पाठ के आसपास के प्रश्न उत्तर। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू के नाम से चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल गोविंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? शिव शंभू के चिट्ठे एक लेखक बाल गोविंद द्वारा रचित काल्पनिक कहानी है, और उन्होंने शिव शंभू का नाम यहाँ पर दो गायों के माध्यम से लिया है, और उन्होंने उन गायों के माध्यम से ये बताना चाहा है लॉर्ड कर्जन को कि हमारे देश में पशु भी एक दूसरे के बिछड़ने पर किस प्रकार से पीड़ित होते हैं, उन्हें दुख पहुंचता है, और आपके जाने पर हमारे यहाँ पर किसी को कोई भी दुख नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है आसपास वालों में, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में उत्तर दीजिए। तो नादिर से भी बढ़कर जिद है का इसलिए कहा गया है क्योंकि नादिर भी एक तानाशाह राजा था, लेकिन जब लोगों ने उसके सामने जाके माफी मांग ली थी, तो उसने कत्लेआम रोक दिया था। लेकिन तुम लॉर्ड कर्जन के सामने तो 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने जाकर बांग्लादेश को अब विभाजन करने से जब रोका था, तो इतने लोगों की प्रार्थना याचना को भी तुमने नहीं माना, तो इसलिए यहाँ पर नादिर से भी बढ़कर तुम्हारी जीत कहा गया है। ठीक है,
अगला प्रश्न है पाठ के आसपास का ही, क्या आँख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की भी न सुनना का नाम ही शासन है? इन पंक्ति को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है? तो यानी क्या मनमाना, क्या आँख बंद के मनमाने हुक्म चलाना और किसी की भी न सुनना ही शासन है। यहाँ पर ये इसलिए किया गया बताया गया है, ये इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन जो अपनी मनमानी करता था, किसी की भी नहीं सुनता था, प्रजा के हित की तो कहाँ सोचता था, सब कुछ अपने मन की चलाकर सब कुछ करता रहता था अपनी मनमानी, तो क्या यही शासन है? यानी क्या एक राजा का फर्ज यही है कि अब उसकी जो भी इच्छा हो वही कर दे, चाहे वो प्रजा के लिए भले में हो या न हो? तो बल्कि प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा के हित में कार्य करना एक शासक का कार्य तो यह होना चाहिए। ठीक है? इसलिए तुम एक सही शासक नहीं हो। ठीक? ये इस बात के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर इस ओर ही संकेत दिया है और बताया है कि शासन का मतलब सिर्फ अपनी मनमानी चलाना ही नहीं है, बल्कि प्रजा के हित में सोचना ही शासक का कार्य है। ठीक है? तो ये 3 तक तुम्हारे ये हैं, बाकी तो कक्षा में चर्चा करने के लिए है। तो ये पाठ के 5 अभ्यास के प्रश्न उत्तर और 3 ये पाठ के आसपास के प्रश्न उत्तर। ये 5 और 3 8, 8 प्रश्न उत्तर तुमने अपनी कॉपी में लिखने हैं और मेरे पास व्हाट्सएप करके भेजने हैं चेक करवाने के लिए। ठीक है? तो आज की जो हमारा काम है यहीं पर समाप्त होता है। बाकी का हम काम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।